मेरा नाम अनिकेत वर्मा है। मैं पेशे से एक ट्रैवल फोटोग्राफर हूँ और मेरा काम ही मुझे भारत के अलग अलग राज्यों की सुनसान, अनजानी और कई बार खतरनाक सड़कों तक ले जाता है। ये घटना जिसे आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ मेरे जीवन की ऐसी सबसे डरावनी रातों में से एक है, जिसने मेरी समझ, मेरे विश्वास और मेरी हिम्मत तीनों को हिलाकर रख दिया था। ये सब हुआ हिमाचल और पंजाब को जोड़ने वाले पुराने ब्लैक हाईवे पर। एक ऐसा हाईवे जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ रात को कुछ अजीब होता है, कुछ ऐसा जो आंखों से दिखता तो है पर इंसानों का नहीं होता। मेरे कुछ दोस्त तो ये भी कहते थे कि ये सब सिर्फ लोक कथाएं हैं, मगर उस रात के बाद मैं अब किसी भी कहानी को सिर्फ कहानी मानने की गलती नहीं करता। उस रात मैं शिमला से पठानकोट की तरफ जा रहा था। दिसंबर का महीना था, इसलिए हवा इतनी ठंडी थी कि हाथ स्टीयरिंग पर जम सा जाता था। मेरे आगे पीछे कई किलोमीटर तक कोई वाहन नहीं था। सड़क पर बस मेरी कार की हल्की सी हेडलाइट और चारों तरफ घोर अंधेरा, इतना अंधेरा कि लगता था किसी ने आसमान को काले कपड़े से ढक दिया हो। घड़ी ने रात के 1:55 बजा दिए थे। मैंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी धीमी कर दी। नींद आंखों में चुभने लगी थी और पेट भी भूख से खलबला रहा था। मैंने सोचा, यार कोई ढाबा मिल जाए तो चाय पी लूं, वरना ये नींद खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन उस हाईवे पर ढाबे बहुत कम थे और जो थे भी वो ज़्यादातर बंद मिलते थे, क्योंकि इस रास्ते से रात में कोई जाना पसंद नहीं करता था। मैं आगे बढ़ रहा था कि अचानक दूर एक लाल रंग की टिमटिमाती ट्यूबलाइट दिखाई थी। पहले तो लगा किसी ट्रक की लाइट होगी, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी पास आई मुझे एहसास हुआ वो एक ढाबा था। सुनसान हाईवे पर एक अकेला ढाबा, अंधेरे में दबी हुई उसकी दीवारें और सामने झूलती पुरानी लाल लाइट। ढाबे का नाम देखने पर मेरे अंदर सिहरन दौड़ गई। ब्लैक हाईवे ढाबा सिंस 1971। मैंने पहले कभी इसका नाम नहीं सुना था, जबकि मैं इस रूट पर 4-5 बार आ चुका हूँ। लेकिन उस ठंड में, उस भूख में और उस नींद में मैं तर्क से ज़्यादा राहत ढूंढ रहा था। मैंने गाड़ी पार्क की और उतरते ही एक अजीब सी गंध मेरे नाक में घुस गई। जली हुई लकड़ी, पुरानी मिट्टी और कुछ ऐसा जिसे मैं पहचान नहीं पाया। ढाबे के दरवाजे से हल्की रोशनी आ रही थी और अंदर एक आदमी चूल्हे के पास खड़ा दिख रहा था, पतला, लंबा और बहुत पुराने कपड़ों में। मैंने आवाज लगाई, भाई खुला है क्या? वो आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा और उसकी आंखें ऐसा लगा जैसे लाल थीं, या शायद वो मेरी आंखों का धोखा था। उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ साहब खुला है, आइए। उसकी आवाज ठंडी थी, बिल्कुल भावहीन। मैं अंदर गया। ढाबा बेहद पुराना लगा। टेबलों पर धूल जमी थी, पर 2 मेजें साफ थी, जैसे किसी ने कुछ देर पहले ही पहुंची हो। हवा में धुआं था, लेकिन चूल्हे में से ज्यादा धुआं निकल नहीं रहा था। मुझे लगा शायद कहीं बाहर आग जल रही होगी। मैंने एक कुर्सी खींची और बैठ गया। वेटर, यानी वही लंबा आदमी, आकर बोला, क्या लेंगे साहब, चाय या खाना? मैंने कहा, एक चाय और अंडा पराठा बना दो। वो बिना कुछ बोले चला गया। उसके जाते ही मैंने फोन निकाला, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। मैंने बार बार कोशिश की, 4G, 3G, यहाँ तक कि ई भी नहीं आया। अजीब बात यह थी कि रास्ते में नेटवर्क बार बार आ रहा था, मगर यहाँ पहुँचते ही गायब हो चुका था। मैंने सोचा, चलो चाय पीकर निकल लेते हैं। लेकिन तभी मेरी नज़र सामने की दीवार पर गई। वहाँ पुराने पीले पड़ चुके अखबार के टुकड़े चिपके थे। लाइट के नीचे एक फोटो ने मेरा दिल धड़का दिया। एक जली हुई बस, उसके पास खड़े लोग और नीचे लिखा था, ब्लैक हाईवे ढाबे के पास 1979 में भीषण दुर्घटना, 45 लोगों की मौत। फिर अगला कटिंग, ढाबे के मालिक की संदिग्ध मौत आज भी रहस्य। फिर तीसरा, रात में सुनी जाती हैं अजीब आवाजें, ड्राइवर इस रास्ते को अवॉइड करने की सलाह देते हैं। मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। मैंने कुर्सी पर सीधा बैठते हुए चारों तरफ देखा। ढाबे में कोई और ग्राहक नहीं था, सिर्फ मैं और वो चुपचाप काम करता लंबा आदमी। तभी उसने चाय लाकर मेरे सामने रखी। चाय का कप अजीब तरह से पुराना लगा, जैसे किसी म्यूजियम से उठा लाया हो। कप पर दरारें थीं और नीचे काला धब्बा भी। मैंने संकोच के साथ एक घूंट लिया। चाय गर्म थी, लेकिन उसका स्वाद ऐसा लगा जैसे उसमें मिट्टी मिली हो। मैंने कप नीचे रखा और उसी समय ढाबे के बाहर धीमा सा हॉर्न सुनाई दिया, बहुत धीमा, जैसे कोई पुरानी जंग लगी गाड़ी पास से गुजर रही हो। मैंने खिड़की से बाहर झांका। अंधेरा, बिल्कुल काला अंधेरा, कोई गाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने पूछा, भाई यहाँ रात में गाड़ियाँ आती हैं क्या? वो आदमी बिना मेरी तरफ देखे बोला, कभी कभी मृत यात्री आते हैं। मेरे हाथ से कप लगभग गिर गया। मैंने घूर कर उसकी तरफ देखा। क्या? वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसके होठों पर अजीब सी टेढ़ी मुस्कान उभर आई और उसने सिर्फ इतना कहा, ये ढाबा जीवितों से ज्यादा मृतकों का रुकने का स्थान है। मेरी सांस अटक गई। मैं उठने लगा, लेकिन तभी ढाबे का दरवाजा खुला, बिना हवा के, अपने आप, और अंदर कोई आया नहीं। फिर भी फर्श पर गीले पैरों के निशान पड़े, सीधे उस मेज तक जहाँ कोई बैठा नहीं था। मेज पर रखा स्टील का गिलास अपने आप हिलने लगा,
धीरे धीरे। फिर एक झटके से गिर गया। मेरे शरीर का पसीना ठंडा हो चुका था। मैं दौड़कर बाहर जाने लगा, लेकिन बाहर वही लाल ट्यूब लाइट टिमटिमा रही थी, अब पहले से ज्यादा तेज, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। अंधेरे में हाईवे इतना सुनसान कि अपने कदमों की आवाज भी डराती थी। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और जमकर रुक गया। पिछली सीट पर कोई बैठा था, एक आदमी, सिर पूरा झुका हुआ, कपड़े जले हुए और उसके गर्दन से नीचे का हिस्सा काला पड़ा हुआ था। वो धीरे धीरे सिर उठाने लगा और मुझे दिखी खाली आंखें, सिर्फ काले गड्ढे। मैं चीख भी नहीं पाया। तभी ढाबे से वो लंबा आदमी बाहर आया और बोला, साहब आप जहाँ खड़े हैं वहीं 1979 में बस चली थी। मैंने कांपते हुए पूछा, तू कौन है? वो मुस्कुराया, मैं तो यहाँ का वेटर हूँ, पिछले 45 सालों से। मैं हाँफने लगा, पर 45 साल ये कैसे? उसने अपने जले हुए हाथ मेरे कंधे पर रखे और कहा, क्योंकि मैं भी उसी बस में था साहब। मेरी जान जैसे सूख गई। उसके स्पर्श से शरीर बर्फ बन गया था। अचानक ढाबे के अंदर से आवाजें आने लगी, रोने की, चीखने की, लोगों के भागने की और आग की लपटों की। ऐसा लग रहा था जैसे वो दुर्घटना फिर से जी उठी हो। मेरी गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। हेडलाइट तेज चमकी और अचानक सीट पर बैठे जले हुए आदमी का चेहरा मेरे बिल्कुल सामने आ गया, एकदम काला, पिघला हुआ, और उसके होंठों से सिर्फ एक आवाज निकली, हमें छोड़कर मत जाओ। मैं बेकाबू होकर चिल्लाया, गाड़ी का गियर डाला और पूरे जोर से एक्सीलरेटर दबा दिया। गाड़ी इतनी तेजी से उछली कि मुझे लगा टायर फट जाएगा। ढाबा पीछे छूटता जा रहा था, लेकिन हेडलाइट की रोशनी में मैं आखिरी बार उसे देख सका। लोगों की परछाइयां ढाबे के बाहर खड़ी थीं, जली हुई, टूटी हुई, अधूरी, और सब मुझे ही देख रही थी। हाईवे के 6 किलोमीटर बाद नेटवर्क वापस आया। मेरी धड़कनें अभी भी तेज थीं। मैंने रियर मिरर देखा, पीछे कोई नहीं था, ढाबा भी नहीं, सिर्फ काला अंधेरा। मैंने सोचा शायद मैं डर के कारण गलत देख रहा था, शायद दिमाग खेल कर रहा था। लेकिन तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया, अनजान नंबर से, और उस मैसेज में सिर्फ 3 शब्द थे, फिर मिलेंगे अनिकेत। मेरी रीढ़ की हड्डी जम गई। मैंने मैसेज दोबारा देखा। भेजने का समय 1:55 AM, वही समय जब मैं ढाबे में पहुंचा था। मतलब वो मैसेज पहले ही भेजा जा चुका था, जबकि मुझे ढाबे का नाम भी नहीं पता था। उस मैसेज के बाद मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था, हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे और पैर एक्सीलेटर पर लड़खड़ा रहा था। लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता था। रुकना मतलब शायद मौत, या उससे भी बुरा। मैं हाईवे पर तेज रफ्तार से बढ़ रहा था कि अचानक मेरी कार की हेडलाइट अपने आप फ्लिकर होने लगी, पहले हल्के से, फिर इतनी तेजी से कि सड़क साफ दिखाई देना बंद हो गया। मैंने गाड़ी धीमी की, लेकिन तभी सामने रोड पर कुछ सफेद सफेद आकृतियां घूमती दिखी, जैसे धुएं से बनी हो, जैसे हवा में तैर रही हो। पहले लगा धुआं होगा, लेकिन फिर उनमें चेहरे बनने लगे, आंखें खाली, गाल जले हुए और होंठ पिघले हुए। वो आकृतियां धीरे धीरे सड़क के बीच खड़ी हो गई, सीधे मेरी कार के सामने। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया, गाड़ी चीखते हुए रुकी। टायरों की आवाज उस सुनसान रात में ऐसी गूंजी जैसे किसी ने चिल्लाकर गले फाड़ दिया हो। लेकिन डर अभी शुरू ही हुआ था। उनमें से एक आकृति धीरे धीरे मेरी कार की ओर बढ़ने लगी। उसका चेहरा जैसे पिघला हुआ मोम, एक आंख गायब, दूसरी सिर्फ काला छेद। वो सीधे बोनेट पर चढ़ गया और मेरे शीशे में अपना चेहरा चिपका दिया। मेरी रगों में खून जम गया। उसने अपने चेहरे का पिघला हिस्सा शीशे पर रगड़ा और कांच पर काला धब्बा फैलने लगा। ऐसा लगा जैसे उसका चेहरा कांच में समा रहा हो। मैंने चीखते हुए हॉर्न मारा, लेकिन हॉर्न की आवाज सामान्य नहीं थी। वो आवाज दर्द से तड़पते इंसानों की चीख जैसी लग रही थी, जैसे वही आवाज जो ढाबे में सुनी थी। तभी अचानक पीछे से एक जोरदार धड़ाम हुआ। कोई कार के पीछे कूदा था। मैंने रियर मिरर देखा और जैसे ही देखा, मिरर अपने आप नीचे गिर गया, सीधे फर्श पर। मैं समझ चुका था पीछे कोई देखना नहीं चाहता कि कौन खड़ा है, या जो है वो दिखना ही नहीं चाहिए। मैंने मन कड़ा किया और एक्सीलेटर दबाया। गाड़ी झटके से आगे बढ़ी, लेकिन वो आकृति बोनट से उतरने के बजाय बोनट पर ही घिसटने लगी। उसकी उंगलियां कांच पर खरूचे बना रही थीं। उसकी आवाज ऐसी जैसे गीली मिट्टी से कोई रेंग कर बाहर आ रहा हो। रुक जाओ, कोई वापस नहीं जाता, उसने फुसफुसाया। मेरे हाथ कांप रहे थे, मगर मैं रुका नहीं। कुछ सेकंड बाद वो गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। लेकिन राहत ज्यादा देर न टिक सकी। 6 किलोमीटर आगे आखिर वो हुआ जो कभी नहीं सोचा था। मैं तेज स्पीड में जा रहा था कि अचानक हाईवे के बीच में एक ढलान आया और एक मोड़ पर गाड़ी उछली। उसी समय मैंने दूर, बहुत दूर, एक हल्की लाल रोशनी टिमटिमाते देखी। पहले मैंने सोचा, नहीं, ये संभव नहीं, ये वो ढाबा नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मेरी डरावनी शंका सच निकलने लगी। वही पुरानी लाल ट्यूब लाइट, वही टूटा हुआ बोल्ट, वही खाली हाईवे, ब्लैक हाईवे ढाबा फिर से मेरी कार के सामने था। मैं दहशत में चिल्ला पड़ा, नहीं, ये कैसे हो सकता है। मैंने गाड़ी मोड़ी, लेकिन पीछे मुड़ा
तो पीछे भी वही ढाबा। सड़क गायब थी, जंगल गायब थे, कुछ भी नहीं सिवाय उस ढाबे के। जैसे वो पूरी दुनिया का एकमात्र स्थान हो और मैं उसके अंदर फंस चुका हूँ। जैसे ये हाईवे एक चक्रव्यूह बन चुका हो। ढाबा मेरे सामने था, लेकिन इस बार दरवाजे के बाहर एक आदमी खड़ा था। कोई साधारण आदमी नहीं, वही जला हुआ आदमी जो मेरी कार में बैठा था, अब सीधे ढाबे के सामने खड़ा था और धीरे धीरे मेरी तरफ चल रहा था। उसकी चाल मानो किसी कठपुतली को धागों से खींचा जा रहा हो। वो करीब आया, इतना करीब कि उसकी जली हुई त्वचा की गंध नाक में भर गई और उसने कहा, हमने कहा था कोई वापस नहीं जाता। मैं लगभग बेहोश होने वाला था और तभी अचानक पीछे से ढाबे का वो लंबा वेटर बाहर आया। उसकी चाल अजीब थी, जैसे पैरों की हड्डियां टूटी हों। वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हुआ और बोला, साहब आपसे एक गलती हुई है। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन सी? उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपने हमारी मेज पर बैठकर हमारी चाय पी है। उसकी मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई, उसके दांत काले, सड़े हुए, कुछ गायब। अब आप भी हमारे ही हो। उस क्षण मुझे लगा शायद अब मैं बच नहीं पाऊंगा, लेकिन तभी अचानक पूरे हाईवे पर तेज हवा चली, इतनी तेज कि धूल उड़कर आसमान में भर गई। रोशनी झपकी और ढाबे की लाल ट्यूब लाइट बुझ गई। एक सेकंड के लिए सब अंधेरा हुआ और जब रोशनी वापस आई, ढाबा गायब, वेटर गायब, जला हुआ आदमी गायब। मैं अपनी गाड़ी में था, उसी मोड़ पर जहां मैं 30 मिनट पहले था, और सामने पूरी तरह से साफ हाईवे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सबसे डरावनी बात वो जो बाद में पता चली। मैं किसी तरह घर पहुंचा। अगले दिन मैंने लोकल पुलिस से ब्लैक हाईवे ढाबे के बारे में पूछा। उन्होंने एक बात कही, उस नाम का कोई ढाबा पिछले 20 साल से नहीं है। वो जगह 1979 में जल गई थी, सब मर गए थे। मैंने कांपकर पूछा, वहां लाल ट्यूबलाइट, वो वेटर, वो लोग? पुलिस वाला मेरी ओर देखता रहा और बोला, अगर तुमने उन्हें देखा है तो समझ लो वो आज भी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। जो उस ढाबे को एक बार देख लेता है वो जिंदगी भर उससे नहीं बच पाता। उसकी बात सुनकर मेरे पैर सुन्न हो गए। मैंने यकीन नहीं किया, पर उसी रात मेरे घर की खिड़की के बाहर ट्यूबलाइट जैसे लाल प्रकाश ने हल्की सी टिमटिमाहट दी। मैंने पर्दा उठाया, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ हवा और एक आवाज, फिर मिलेंगे अनिकेत।